हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी को। तो सीआरपीसी को शुरू से पढ़ते हैं। सबसे पहले सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है, कब शुरू हुई, इसकी बेसिक जानकारी सेक्शन ए के हिसाब से देखते हैं। पूरा नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, हिंदी में पढ़ें तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973। ये जो है सीआरपीसी जो है 1 अप्रैल 1974 को भारत में ये लागू हुई थी। जब ये लागू हुई थी उस समय जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर ये लागू नहीं थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को भारत का अंग नहीं माना जाता है सेक्शन 370 की वजह से। लेकिन अब जो है सेक्शन 370 हटा दी गई है, तो अब ये सीआरपीसी क्या है पूरे भारत के अंदर लागू है। उसमें क्या है, जम्मू कश्मीर भी शामिल कर दिया गया है। सीआरपीसी के अंदर 484 इसके अंदर टोटल सेक्शन है और 37 यानी कि 37 इसके अंदर अध्याय है। तो ये तो है इसकी बेसिक जानकारी। अब इसकी सबसे पहले समझने के लिए क्या है, इसकी हम पढ़ते हैं इसकी परिभाषाओं को। जो इसकी सेक्शन जो 2 है, इसके अंदर ए से लेकर वाई तक ये जो 25 और 1 मतलब 26 इसकी परिभाषाएं हैं, वो सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगी। तो इसे हम सबसे पहले शुरू करते हैं और इसको किस हिसाब से याद करनी है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2A। ए के अंदर क्या है, जैसे ए से आ गया, ए मतलब अजमानती है या तथा जमानती अपराध। तो ये क्या है, ए में है और ए से ही सेट हो जाएगा। ए यानी कि अजमानती अपराध और जमानती अपराध, इन दोनों की परिभाषा 2A में है। अजमानती और जमानती अपराध क्या है। अब जमानती अपराध क्या है, इसके अंदर मुख्य रूप से वैसे बात परिभाषा के हिसाब से देखी जाए तो इसकी जो सीआरपीसी की जो प्रथम अनुसूची है, इसके अंदर जमानती कौन सा है, अजमानती क्या है, उसकी डिटेल दी हुई है। उसी के मुताबिक ही ये माना जाएगा कि भाई ये जमानती अपराध है और ये अजमानती अपराध है। और इसके अंदर क्या है, जो जमानती अपराध है उसके अंदर क्या है, अगर जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है वो अगर जमानत की कंडीशन पूरी कर रहा है तो उसे जमानत दी जाएगी। बल्कि जो अजमानती अपराध होता है इसके अंदर विक्टिम का मतलब जो मुलजिम है उसको जमानत दी जाएगी या नहीं जाएगी, इसका अधिकार क्या होता है, न्यायालय के पास होता है। अब लेते हैं सेक्शन 2B। बी में क्या है, परिभाषा दी गई है आरोप की, यानी कि चार्ज क्या है, मतलब किसी के ऊपर जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है, क्या आरोप लगाया। आरोप जैसे कि शुरू के अंदर जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के ऊपर कंप्लेंट करी कि जिसने मुझे मारा पीटा या फिर किसी को मर्डर कर दिया, रेप किया है या फिर डकैती की है, वो आरोप नहीं होते हैं। बल्कि मुख्य रूप से आरोप क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो जाती है, पुलिस कोर्ट के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है और जब मजिस्ट्रेट उसको देखने के बाद मजिस्ट्रेट जब उसे बताता है, बोल के पढ़ के सुनाता है मुलजिम को कि तुम्हारे खिलाफ ये आरोप हैं, तो वो आरोप माना जाएगा। बेशक उसमें कोई जरूरी नहीं है आरोप का एक ही शीर्षक हो, शीर्षक ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे उसके साथ रेप प्लस मर्डर हो या फिर डकैती है, लूट है, कोई भी हो, लेकिन जो मजिस्ट्रेट जो बताता है वो माने जाते हैं मुख्य रूप से आरोप को। ये हो गया 2B। अब है 2C। सी से क्या बन जाएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध क्या है, संज्ञेय अपराध सीधी सी बात है ऐसा अपराध जिसके अंदर पुलिस जो है उस पर FIR दर्ज कर सकती है, प्लस उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बल्कि असंज्ञेय जो अपराध होता है उसके अंदर क्या है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर सकती कोर्ट के आदेश के बिना और बिना वारंट के गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। अब है 2D। डी से क्या बन जाएगा, डी से वैसे सेट नहीं बैठता, लेकिन इसे ऐसे ही शिफ्ट कर सकते हैं हम। ए से अजमानती अपराध, बी को अलग से याद करना पड़ेगा, सी से कॉग्निजेबल ऑफेंस, फिर सी रिपीट हो जाएगा कंप्लेंट, यानी कि परिवाद क्या है, कंप्लेंट क्या है। ये कंप्लेंट वो कंप्लेंट नहीं है जैसे कि किसी पब्लिक वाले ने आके पुलिस में आके FIR दर्ज के लिए कंप्लेंट दी, वो कंप्लेंट नहीं मानी जाती। बल्कि ये क्या होती है, जैसे भी कोई व्यक्ति जैसे पुलिस के पास आता है, या तो पुलिस उसकी क्या है, उसने FIR दर्ज नहीं की, उसके बाद वो व्यक्ति क्या है कोर्ट के अंदर जाता है, कोर्ट उसकी बात सुन के उसको पुलिस को निर्देश देती है कि तुम इसकी FIR दर्ज करो, उस पर कार्रवाई करो। वो क्या है, जो कोर्ट के अंदर जो शिकायत दर्ज की जाती है वो होती है कंप्लेंट, या फिर यानी कि सीआरपीसी की धारा 200 के तहत जो पुलिस अगर कंप्लेंट दर्ज नहीं करती है तो उसके तहत शिकायत कोर्ट में दर्ज करवाता है, या फिर सीधा भी जा के कोर्ट में कंप्लेंट देता है। इसे कहते हैं कंप्लेंट या फिर परिवार। अब है 2E। ई से हाई कोर्ट। ई से वैसे हम याद रख सकते हैं कि ई हाई और ई का भी वैसे मैच खा रहा है। ई से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, प्रत्येक राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होता है, वही हाई कोर्ट की परिभाषा है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। एफ के अंदर परिभाषा दी गई है भारत की या फिर इंडिया की। मतलब इंडिया क्या है, भारत क्या है। भारत अब सीआरपीसी के अनुसार जहां पर इस सीआरपीसी का विस्तार है जितने क्षेत्र के अंदर, वो ही भारत
सीआरपीसी के अनुसार वो भारत है। अब वर्तमान के अंदर पूरे भारत में इसका विस्तार है, तो वो क्या है, इतना जिसके ऊपर विस्तार है वही इसके अंदर आ जाएगा। ये होगी परिभाषा भारत की। अब लेते हैं हम सेक्शन में आगे। अब है सेक्शन 2G। जी से क्या बन जाएगा, जी से जांच, जांच यानी कि इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या है, अब इंक्वायरी है, और 2H के अंदर क्या है, परिभाषा दे रखी है इन्वेस्टिगेशन की यानी कि तफ्तीश की। तो इन दोनों के अंदर अंतर क्या है। तफ्तीश क्या है, तफ्तीश वो होती है जैसे कि किसी अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है और पुलिस साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए या तो कोई पुलिस अफसर या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा नियुक्त कोई और व्यक्ति जो कार्रवाई करते हैं साक्ष्यों को इकट्ठा करने के लिए, उसको तो हम बोलते हैं तफ्तीश। बल्कि इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि जब मान लो पुलिस ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर ली, उसके बाद जो पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है सेक्शन 173.2 के तहत कोर्ट के अंदर जो अपने जो तफ्तीश की रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर देती है कोर्ट में, उसके बाद क्या है, मजिस्ट्रेट है उसके ऊपर उसकी जांच करता है कि क्या तफ्तीश ठीक ठाक हुई है नहीं हुई। वो जो कार्रवाई होती है उसको क्या बोलते हैं, जांच बोलते हैं, न कि ये तफ्तीश की प्रक्रिया उसको जांच बोलते हैं। तो 2G में हो गई जांच और H के अंदर हो गई इन्वेस्टिगेशन। और अब है आई के अंदर परिभाषा दी गई है जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी कि न्यायिक कार्रवाई। अब न्यायिक कार्रवाई क्या है, न्यायिक कार्रवाई वो होती है जिसके अंदर किसी भी शपथ के ऊपर साक्ष्य लिए जाते हों। खाली जहां पर साक्ष्य लिए जा रहे हैं वो ही न्यायिक कार्रवाई है, उससे अलग जो कार्य है वो न्यायिक कार्रवाई नहीं है। जैसे कि संबंध है, कोई न्यायालय किसी को सम्मन जारी कर रहा है या वारंट, किसी का वारंट निकाल रहे हैं, वो क्या है, न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत नहीं आता है। न्यायिक कार्रवाई केवल वही है जो जिसके अंदर साक्ष्य लिए जा रहे हों। जैसे किसी व्यक्ति ने बेल के लिए, मान लीजिए लोअर कोर्ट के अंदर किसी की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करता है, तो वहां पे क्या है, वो साक्ष्य दे रहा है कि मैं बेल के लिए अधिकारी हूं, तो वो न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत आ जाएगा। बल्कि जो सम्मन वारंट की जो सिंपल प्रक्रिया है वो नहीं आएगी इसमें। ये हो गया 2I। अब है जे से क्या बन जाएगा, ज्यूरिडिक्शन। इसे याद करना हो तो जे से ज्यूरिडिक्शन यानी कि लोकल ज्यूरिडिक्शन, उसका स्थानीय क्षेत्राधिकार। स्थानीय क्षेत्राधिकार से मतलब क्या होगा, स्थानीय क्षेत्राधिकार से मतलब ये है कि जहां पर जज है या न्यायालय है वो क्या है, अपनी जो शक्तियों का प्रयोग, क्या जितने एरिया के अंदर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है वो उसका लोकल ज्यूरिडिक्शन माना जाता है। अब आ गया 2K। के अंदर परिभाषा दी गई है मेट्रोपॉलिटन एरिया की यानी कि महानगर क्षेत्र की। महानगर क्षेत्र क्या है, महानगर क्षेत्र वही है जिसके गवर्नमेंट ने क्या है, जिसको महानगर क्षेत्र निर्धारित कर रखा है वो ही महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। इसके महानगर क्षेत्र होता है अपनी जो सेक्शन 8 है ना सीआरपीसी की, उसके तहत किसी क्षेत्र को महानगर क्षेत्र घोषित किया जाता है, जिसके अंदर कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि मिनिमम जनसंख्या उसकी 10 लाख होनी चाहिए, उससे कम का महानगर क्षेत्र नहीं होता है। तो उस हिसाब से महानगर क्षेत्र जिस एरिया को घोषित कर दिया उसे महानगर क्षेत्र कहा जाएगा। अब आगे सेक्शन 2L। एल से क्या है, लोकल अपराध कह लो या लुल अपराध कह लो, नॉर्मल अपराध, मतलब वो क्या है कि नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस होगी, जो सिंपल अपराध है वो एल के अंदर आ जाएंगे। असंज्ञेय अपराध, जिसके अंदर पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। संज्ञेय अपराध की परिभाषा हमने पहले पढ़ी थी 2C के अंदर, C से कोग्निजेबल ऑफेंस और 2L के अंदर नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस, इसे साथ साथ में याद रख सकते हैं। अब है 2M। M के अंदर परिभाषा किसकी दी गई है, नोटिफिकेशन की। नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना। अधिसूचना क्या है, अधिसूचना वो क्या है जो कि किसी गजट के अंदर किसी प्रकार की, गजट का मतलब जो गवर्नमेंट का ऑथराइज जो लेटर पैड उसके तहत अगर उस गजट के अंदर ऑथराइज होता है उसके अंदर जो सूचना जारी होती है उसे अधिसूचना बोला जाता है। अब आ गया एन। एन के अंदर परिभाषा दी गई है अपराध की है, ऑफेंस की। मतलब एन से वैसे याद रखना हो तो ना करने वाला काम, ना करने वाला काम अपराध। अब अपराध की परिभाषा सीआरपीसी में तो सेक्शन 2N के अंदर है, आईपीसी में भी अपराध की परिभाषा दे रखी है, वो दी गई है आईपीसी की सेक्शन 40 के अंतर्गत। तो ऑफेंस क्या है, मतलब ऐसा कार्य जिसको कानून ने करने के लिए मनाही है और उसके लिए दंड निर्धारित कर रखा है, वो कार्य क्या है, अपराध है। अब आ गया 2O। ओ से वैसे याद रह जाएगा, ओ से ऑफिसर यानी कि ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज कौन होगा पुलिस स्टेशन के अंदर, वैसे निर्धारित अपने जैसे एसएचओ है, अगर एसएचओ किसी वजह से एसएचओ थाने के अंदर अवेलेबल नहीं है, कोई बीमारी की वजह से, छुट्टी की वजह से, जैसे भी है, तो उसके बाद उससे निजी रैंक का जो भी ऑफिसर है, जैसे सब इंस्पेक्टर हुआ तो वो वहां ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है, वो भी अवेलेबल नहीं है। एएसआई हो सकता है, वो नहीं है। हेड कांस्टेबल तक क्या है, इसमें ऑफिसर इंचार्ज हो सकता है। तो ये हो गया अपना 2O तक। इसमें क्या है, मुख्य रूप से याद करने का वही है, सिंपल सी बात है। 2G से जांच याद रह जाएगी। H से थोड़ा मैच नहीं खा रहा, लेकिन ये I की दोनों फंडा इसमें सेट हो जाएगा
कि इन्वेस्टिगेशन है, आई थोड़ा सा पहले आ गया एच के अंदर, आई के अंदर ये है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, न्यायिक कार्रवाई, मतलब आई न्यायिक कार्रवाई इसमें सेट आ जाएगी। जैसे ये हो जाएगा 2J में लोकल, जैसे मतलब जुरिडिक्शन, लोकल जुरिडिक्शन हो जाएगा। के से महानगर क्षेत्र अलग से याद करना पड़ेगा। एल से सिंपल सी बात है कि रूल अपराध या फिर नॉर्मल अपराध जैसे भी है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आ गई। एम है एन मतलब नोटिफिकेशन, ये भी एन एक कदम पहले आ गया, जैसे कि उसमें इन्वेस्टिगेशन वाला आ रहा था वैसे ही नोटिफिकेशन हो गया। एन से नहीं करने वाला काम, मतलब कि अपराध की परिभाषा, और ओ से ऑफिसर इंचार्ज इन पुलिस स्टेशन। अब लेते हैं अगली सेक्शन को। अब है अगला सेक्शन में 2 का पी से क्या बन जाएगा, प्लेस यानी कि स्थान। अब स्थान के अंदर क्या है, यान, जलयान, तंबू वगैरह, ये क्या है स्थान के अंतर्गत आ जाएंगे, बाकी इसमें कुछ खास बातें नहीं बताई गई है। अगला है 2 का क्यू के अंदर परिभाषा दी गई है प्लीडर यानी कि वकील की। वो वकील जो को न्यायिक कार्रवाई के अंदर जो शामिल होते हैं वो आपको पता ही है, वकील का बाकी बताने की जरूरत नहीं है। प्लीडर की परिभाषा क्यू के अंदर दी गई है। आगे है आर से वैसे याद रह जाएगा, आर से रिपोर्ट यानी कि पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस जो है सेक्शन 173 के पार्ट 2 के तहत जो रिपोर्ट सबमिट करती है कोर्ट के अंदर, वो रिपोर्ट क्या है, पुलिस रिपोर्ट कही जाती है। अब है एस से वैसे है एस से स्टेशन यानी कि पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, पुलिस स्टेशन वो है वो स्थान, पुलिस स्टेशन है जो स्थान है या चौकी है जिसको गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखा है कि ये पुलिस थाना है तो वो पुलिस थाना है। बात खत्म, इसमें कुछ और नई बात नहीं है। टी के अंदर परिभाषा दी गई है विहित यानी कि प्रेस्क्राइब क्या है, मतलब इस संहिता के अंदर जो नियम बनाए गए हैं वो विहित, वो प्रेस्क्राइब है, वो नियम है, इसमें वो कुछ बताने वाली नई बात नहीं है। यू के अंदर, यू में है परिभाषा दी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यू मतलब PU है इसके अंदर, इसमें भी पब्लिक में भी PU आ रहा है तो ऐसे याद रख लो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि PP, जो PP अपने कोर्ट के अंदर होते हैं उसकी परिभाषा क्या है इसके अंदर 2U के अंदर आती है। वो आएंगे सारे, प्लस जो PP के अधीन जो व्यक्ति कार्रवाई उसके निर्देश से जो काम करता है वो भी इसके अंदर माना जाता है। अगला अब आ गया 2V के अंदर परिभाषा दी है उपखंड की। उपखंड यानी कि सब डिवीजन। सब डिवीजन क्या है, मतलब जो एक जिले के अंदर जो सब डिवीजन निर्धारित की करते हैं वो सब डिवीजन है, हिंदी में कहें तो उसे उपखंड कह लो। अब है डब्ल्यू के अंदर, ये आने वाले सेक्शन है, इसके अंदर बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो डब्ल्यू के अंदर परिभाषा दी गई है सम्मन केस यानी कि सम्मन मामला। सम्मन मामला क्या है, इसकी परिभाषा वैसे तो नेगेटिव के अर्थ के रूप में बताई गई है कि मतलब जो वारंट मामला नहीं है वो सम्मन मामला है। तो अब वारंट मामला क्या है, वारंट मामला की परिभाषा 2X में दे रखी है। X मतलब X लग गया क्रॉस, भाई वारंट जारी हो गया, तेरा क्रॉस जारी हो गया, तो वैसे हम इसको याद रख सकते हैं, अभी किसी के क्रॉस लग गया तो भाई खतरा ही है, वो है वारंट। अब वारंट मामला क्या है, वारंट मामला क्या होता है कि जिसके अंदर सजा 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष वाला, इसके अंदर ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर जो 2 वर्ष जो सजा है वो वारंट मामले में नहीं आता है। 2 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, उसके अंदर कितनी हो, उससे फालतू वाली जो है वो क्या आएगा, वो होता है वारंट मामला। और इससे अब समन मामले की बात करें इसे नेगेटिव अर्थ में कि मतलब जो वारंट मामला नहीं है वो समन मामला है, मतलब जिसके अंदर सजा 2 वर्ष है या 2 वर्ष से कम है वो हो जाएगा समन मामला। अब 2W के अंदर एक परिभाषा ये अमेंडमेंट के 2008 के अमेंडमेंट में एक और जोड़ी गई है विक्टिम की परिभाषा की। विक्टिम कौन है, पीड़ित व्यक्ति कौन है, पीड़ित व्यक्ति की परिभाषा इसमें बताएगी। पीड़ित क्या है, पीड़ित वो व्यक्ति पीड़ित है जिस व्यक्ति को किसी कार्य से या फिर लोभ से, अब कार्य लोभ की भी परिभाषा हमने आईपीसी में कई बार पढ़ रखी है कि चाहे उस व्यक्ति को क्या है हानि उठानी पड़ी है, उस व्यक्ति को किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, वो व्यक्ति पीड़ित है। अब पीड़ित, अब मान लीजिए जिस व्यक्ति के किसी को मतलब किसी का मर्डर कर दिया तो अब वो मरने वाला व्यक्ति यहाँ पीड़ित था, अब उस समय वो नहीं है, उसकी अगर वो अवेलेबल नहीं है, वो मर गया, तो उसकी जगह पीड़ित क्या है, उसका संरक्षक, उसके जो संरक्षक है वो क्या है उसके अंदर पीड़ित के अंदर माने जाएंगे। अब इसमें बच गई सेक्शन 1 2Y के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। 2Y क्या कहती है कि इसके अंदर जो ये 26-25 सेक्शन जो आ गई, इसमें जो शब्द आ गए, इन शब्दों से अलग अगर कोई और शब्द आता है, इसकी परिभाषा CRPC के अंदर नहीं है बल्कि IPC के अंदर उसकी परिभाषा दे रखी है, तो उसका मीनिंग उसमें वही समझा जाएगा जो IPC के अंदर बताया गया है। तो ये है अपना टोटल अपनी सेक्शन यही यहाँ तक है। इसे एक बार फटाफट इसको समझ लेते हैं कि क्या क्या है मामला। अब इसे हम रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये चीज जरूरी है, रिपीट नहीं करी तो याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और इस समय अपना एग्जाम भी है, वो डेट डिक्लेयर कर दी कि थोड़ा सा टाइम, 1.5 महीने का टाइम बचा है,
1.5 से 2 महीने का, तो ये रिपीट होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमने ए पढ़ा था, ए के अंदर क्या पढ़ा, अजमानती और जमानती अपराध। बी बात अलग हो गई, जो मैच खा रहे हैं वो भी जरूरी है। बी के अंदर परिभाषा थी आरोप की यानी कि चार्ज की परिभाषा। सी यानी कि कोग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा 2C के अंदर आ गया, सी से बन रहा है। डी के अंदर भी सी वाला मामला आ गया, कंप्लेंट की परिभाषा आ गई। ई से हमने हाई पढ़ा, हाई मतलब हाई कोर्ट की परिभाषा। एफ के अंदर भारत की परिभाषा थी। एफ के बाद में आ गया जी, जी से हमने पढ़ा जांच, जांच की परिभाषा इसके अंदर आई है। अब जी के अंदर हमने जांच पढ़ लिया। जी के बाद में क्या है, जांच करवाती है कोर्ट, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आई। एच के अंदर आ जाता है इन्वेस्टिगेशन का, और आई के अंदर मतलब न्यायिक, न्यायिक कार्रवाई क्या है, न्यायिक कार्रवाई की परिभाषा आई के अंदर दी गई है। इसके बाद में आ गया जे, जे से मतलब ज्यूरिडिक्शन यानी कि लोकल ज्यूरिडिक्शन, जो क्षेत्राधिकार आ जाता है। के आ गया, के अंदर परिभाषा दी गई महानगर क्षेत्र की, तो इसे अलग से याद ही करना पड़ेगा। के बाद में एल, एल मतलब लोकल अपराध, लूल अपराध जैसे भी समझ लो, मतलब नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस की परिभाषा इसके अंदर दी गई है। अब आ गया एम, एम के अंदर परिभाषा थी नोटिफिकेशन यानी कि अधिसूचना की। एन एक सब पहले आ गया, इसे ऐसे याद रख सकते हैं, तो ये हो गया नोटिफिकेशन। अब आ गया एन, एन मतलब ना करने वाला काम यानी कि अपराध करना अच्छी बात नहीं है, अपराध ना करो, अपराध की परिभाषा एन के अंदर दी गई है। ओ, ओ से ऑफिसर इंचार्ज, मतलब ऑफिसर इंचार्ज, थाने का जो इंचार्ज है उसकी परिभाषा इसमें आ गई। पी, पी से परिभाषा बनती है, पी से बनता है प्लेस, इसमें स्थान की परिभाषा है। पी के बाद में आ गया क्यू, क्यू के अंदर परिभाषा दी है प्लीडर की, प्लीडर की। उसके बाद आ गया आर, आर से बन गया रिपोर्ट यानी कि पुलिस रिपोर्ट की परिभाषा, जो सेक्शन 173.2 के तहत कोर्ट में सबमिट की जाती है उसकी आ गई। अब आ गया एस, एस से बन गया स्टेशन, पुलिस स्टेशन की परिभाषा आ गई। टी से कुछ विशेष है नहीं वैसे तो, फिर भी विहित की परिभाषा यानी कि इसमें दी गई है। यू, यू से हम वैसे याद रख सकते हैं, पब्लिक के अंदर आता है, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि पीपी, उसमें भी यू आता है। अब आ गया पी के बाद में वी, वी के अंदर परिभाषा दी है सब डिवीजन की यानी कि उपखंड की परिभाषा। अब आ गया डब्लू, अब डब्लू क्या है, डब्लू के अंदर परिभाषा दी गई है सम्मन मामले की, और उसके बाद डब्लू ए के अंदर परिभाषा है विक्टिम यानी कि पीड़ित की परिभाषा है। और एक्स जैसे हम याद कर रहे थे, क्रॉस लगना अच्छी बात नहीं, वो हो गया वारंट मामला। और वाई के अंदर है बचा कुचा। तो ये है दोस्तों अपनी सीआरपीसी की पूरी परिभाषा। इसे ज्यादातर ये शब्द के हिसाब से सेट हो जाएगी, आसानी से इसे एक बार देख लोगे याद हो जाएगी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।